कभी सोचा है जब किसी देश की आवाज को सालों तक चुप करा दिया जाए? कोई आवाज नहीं होती, कोई रेवोल्यूशन वो नहीं कर सकते, कोई कहानी नहीं बता सकते। उनके लिए कहानियां कोई और बुनता है, उनकी कहानियां कोई और बताता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उस देश के वो लोग जिन्हें चुप कराया गया था, अपनी कलम उठाते हैं और अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं। और इसी को हम कहेंगे एम्पायर राइट्स बैक। तो आइए जानते हैं एम्पायर राइट्स बैक के बारे में कुछ और बातें। तो 3 राइटर्स की लिखी हुई किताब एम्पायर राइट्स बैक बहुत ही मेजर वर्क है पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर का। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि होता क्या है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। यूरोसेंट्रिक आइडियाज को इस बुक ने चैलेंज किया है और क्रिटिक किया है एंड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज वर्क। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1989, सेकेंड एडिशन आया था 2002 में। ध्यान से सुनिएगा सभी फैक्ट्स को। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के राइटर्स ने कॉलोनियल पावर को कैसे चैलेंज किया? ये बुक द एम्पायर राइट्स बैक रिटन बाय दीज 3 राइटर्स एक्सप्लेन करती है कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी आइडेंटिटी और कल्चर एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया। और ये बुक साथ ही साथ दिखाती है कि लिटरेचर कॉलोनियल डोमिनेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का एक पावरफुल टूल बन गया। कॉलोनाइजेशन और पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए गुगी वो थियोंगो जी की दी हुई एक टर्म समझते हैं, कल्चरल बॉम्ब। अपनी फेमस बुक डीकोलोनाइजिंग द माइंड में उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस की, जिसका मतलब था एक ऐसा पावरफुल टूल जो कि कॉलोनाइजर्स ने इस्तेमाल किया। वो बॉम्ब जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑल द कॉलोनाइज्ड पीपल, सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वो हमें इंफीरियर फील करवाना और अपनी ही हेरिटेज के लिए अपने आप को अशेम्ड फील करवाना। दैट वाज द पर्पस एंड इट वाज द कल्चरल बॉम्ब। हम अपनी लैंग्वेज से हेट करें। वी शुड स्टॉप थिंकिंग कि हमारी मदर टंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारे कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज है। वी शुड फील अशेम्ड ऑफ आवर कल्चर। वी शुड बिलीव कि हमारी ट्रेडिशन, हमारे कस्टम, हमारी वैल्यूज बैकवर्ड है। We should lose our identity. We should forget who we are and we should start copying the colonizers. We should accept colonizers' superiority. We should believe that colonizers' culture is more civilized and more superior. This is what we call to be cultural bomb. और यही सब कुछ हमें, सिर्फ हमें ही नहीं, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ही नहीं, जहां भी किसी भी कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज किया, कल्चरल बॉम्ब प्रेजेंट रहा। वहां का लोकल इंडिजिनस कल्चर स्पॉइल हो गया और कॉलोनाइजर्स का कल्चर उन पर हावी हो गया। और जब कॉलोनाइज्ड लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें भी अपनी आवाज उठानी है और अपनी एम्पायर वापस पानी है, तब जन्म हुआ एम्पायर राइट्स बैक का। टाइटल देखिए कहां से आया, 1982 की सलमान रश्दी के एक आर्टिकल से, द एम्पायर राइट्स बैक विद अ वेंजेंस। और ये एक पन भी है फिल्म स्टार्स की वॉर्स पर, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने किस तरीके से कॉलोनियल लिटरेचर को रिस्पॉन्ड किया, अपनी आवाज वापस पाई। Title comes from Salman Rushdie's article and is also inspired by the film Star Wars: The Empire Strikes Back. And इसका मीनिंग है कि जो कंट्रीज पहले कॉलोनाइज थी, अब उनके राइटर्स अपनी वॉइस से कॉलोनियल पावर को रिप्लाई कर रहे हैं। ये राइटर्स अपनी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करके कॉलोनियल लिटरेचर को चैलेंज करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल टूल है अपने आप में एम्पायर राइट्स बैक। राइटर्स आर राइटिंग बैक टू द ब्रिटिश एम्पायर इन देयर ओन वॉइसेस। थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या होता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। लिटरेचर ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड मेनी मोर। ये कंट्रीज जिन्हें यूरोपियन कॉलोनियल पावर ने रूल किया था, कॉलोनियल पावर ने इन्हें कंट्रोल किया था, इनके कल्चर को कंट्रोल किया था। नेटिव राइटर्स ने फिर एक्सप्रेस की अपनी आइडेंटिटी और अपना कल्चर, और इस तरीके से धीरे धीरे लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया टू रेजिस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन। यही सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है एम्पायर राइट्स बैक में। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उन कंट्रीज की लिटरेचर को स्टडी करता है जो पहले यूरोपियन पावर्स के अंडर कॉलोनाइज थे, जैसे इंडिया और अफ्रीका। कॉलोनाइज पीरियड में उनकी लैंग्वेज और कल्चर कंट्रोल किया गया। बाद में नेटिव राइटर्स ने अपनी आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना शुरू किया। इस बुक द एम्पायर राइट्स बैक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर
बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स यूज करता है टू गिव अ रिप्लाई टू कॉलोनाइजर्स। चैप्टर 1 में हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिखाए गए, कटिंग द ग्राउंड क्रिटिकल मॉडल्स। ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को स्टडी करने के लिए। एक नेशनल मॉडल कि हम माने कि एक पर्टिकुलर कंट्री का लिटरेचर है, जैसे कि अमेरिकन मॉडल। रेस बेस्ड मॉडल भी हो सकता है अगर हम रेशियल एक्सपीरियंसेस की बात करें इन अफ्रीकन डायस्पोरा। कंपैरेटिव मॉडल हो सकता है हम कंपेयर करते हैं थीम, हिस्ट्री और कल्चर अक्रॉस द कंट्रीज। और एक हाइब्रिडिटी मॉडल हो सकता है जो कि ब्लेंडिंग दिखाता है कल्चर और आइडेंटिटी की। तो चैप्टर 1 में ऑथर डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लेन करता है जिससे हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को समझ सकते हैं। ये मॉडल्स नेशनल आइडेंटिटी, रेस कंपैरिजन और कल्चरल हाइब्रिडिटी पर फोकस करते हैं। इन चैप्टर्स का मेन एम ये दिखाना है कि कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड कल्चर के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, विच इज रीप्लेसिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज एक टूल बन जाता है अपनी आइडेंटिटी और कल्चर एक्सप्रेस करने के लिए। एब्रोगेशन और अप्रोप्रिएशन दो स्टेप्स यूज किए जाते हैं, इनकी बात करूंगी मैं अभी। अप्रोप्रिएशन होता है कि लोकल वर्ड्स को यूज करना, लोकल कल्चर को शो करना लैंग्वेज में, और रिजेक्ट कर देना बिल्कुल स्टैंडर्ड और कॉलोनियल इंग्लिश को, दैट इज एब्रोगेशन। यूज ऑफ लोकल वर्ड, डायलेक्ट्स, ग्लॉसिंग, अनट्रांसलेटेड टर्म्स, जिससे कि एक आइडेंटिटी बनती है कॉलोनाइज्ड की भी। इस चैप्टर में लैंग्वेज को आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने का पावरफुल टूल बताया गया। राइटर्स कॉलोनियल इंग्लिश को रिजेक्ट करके अपने लोकल वर्ड्स और डायलेक्ट्स यूज करते हैं। इस प्रोसेस को एब्रोगेशन और अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। इसे राइटर्स अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हेल्प करता है अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी और कल्चर को रिकवर करने में। नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। चैप्टर 3 फोकस करता है पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग के लिबरेशन पर। राइटर्स चैलेंज करते हैं कॉलोनियल आइडियाज को, क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज ऑथेंटिसिटी। आखिर जो ऑथेंटिसिटी कॉलोनाइजर्स ने डिफाइन की है वो सही है, सच भी है या नहीं। कल्चर किस तरीके से टेक्स्ट का मीनिंग शेप करता है और एक तरीके से रेजिस्टेंस का एक टूल बनता है कल्चर रिकवर करने में। तो चैप्टर 3 एक्सप्लेन करता है कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स कॉलोनियल आइडियाज को चैलेंज करते हैं, वो टेक्स्ट को रीराइट करके अपनी पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करते हैं। ये चैप्टर दिखाता है कि लिटरेचर रेजिस्टेंस और कल्चरल रिकवरी का टूल बन जाता है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हेल्प करता है लॉस्ट आइडेंटिटी और अपना लॉस्ट कल्चर, अपनी पहचान को रिकवर करने में। चैप्टर 4 है हमारा क्रॉस रोड्स, जो कि डिस्कस करता है रोल ऑफ इंडिजिनस कल्चर, लोकल कल्चर और लोकल लैंग्वेज। हाईलाइट करता है द टेंशन बिटवीन इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज हमारी है, उनकी लैंग्वेज उनकी है, और दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इंडिजिनस लोग ही ज्यादा ऑथेंटिक हैं। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस आया है बिकॉज ऑफ द पर्पस ऑफ चेंजिंग आइडेंटिटीज, जो कि क्वेश्चंस रेज करता है अबाउट लैंग्वेज आइडेंटिटी एंड कल्चरल बिलोंगिंग। तो इस चैप्टर में इंडिजिनस लैंग्वेज और कल्चर की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की गई है। ये बताता है कि इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज के बीच टेंशन तो है। राइटर्स अपनी नेटिव लैंग्वेज के थ्रू अपनी रियल आइडेंटिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और इस तरीके से फिर से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हेल्प करता है लॉस्ट आइडेंटिटी और कल्चर को रिकवर करने में। नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग थियरी। ये एग्जामिन करता है कि किस तरीके से सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एनालिसिस सबसे पहले हमें करना है एक सोसाइटी का। डिस्कस करना है कि हमारी आइडेंटिटी और हमें जिसने कॉलोनाइज किया उनकी आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। बहुत से राइटर्स के आइडियाज, जैसे कि मिशेल फुको और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के आइडियाज को यूज किया गया। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने हमें सबॉल्टन्स का आइडिया दिया था कि किस तरीके से कॉलोनाइज्ड की वॉइस सबॉल्टन है, हमारी तो वॉइस ही दबकर रह जाती है। तो लिटरेचर हमारे लिए हमारे कॉलोनाइजर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को एक ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या ही बेनिफिट होगा। हमें अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पावर पर फोकस करना चाहिए। दैट वाज सेड बाय चैप्टर 5 रिप्लेसिंग थियरी। तो चैप्टर 5 में पोस्ट कॉलोनियल थियरी को सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया। ऑप्रेस्ड वॉइसेस, फेमिनिज्म, आइडेंटिटी, इन सब इश्यूज को पीछे छोड़ते हुए किस तरीके से हर एक को आगे आना पड़ेगा और हर एक को दिखाना पड़ेगा कि अपनी कंट्री के हम ही किंग्स हैं,
ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पर आकर या कोई भी यूरोपियन पावर आकर हमारी कंट्री पर कैसे राज कर सकती है। नेक्स्ट चैप्टर इज रीथिंकिंग द पोस्ट कॉलोनियल। ये एक्सप्लेन करता है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म किस तरीके से पूरी दुनिया में काम करता है। हाउ राइटर्स कंटिन्यू राइटिंग बैक टू कॉलोनियल पावर। राइटर्स कैसे लिखना शुरू कर चुके हैं और अब करते ही रहेंगे। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बाकी पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। किसी भी कंट्री के राइटर्स जब रीथिंक करें पोस्ट कॉलोनियलिज्म को, वो सोचेंगे सिर्फ हम नहीं, बाकी कंट्रीज अफ्रीका, कैरिबिया, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ सब इस तरीके से ही लिख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। यूरोसेंट्रिक डोमिनेंस को किस तरीके से हटाया जाना है, यूरोपियन पावर्स का ही दबदबा क्यों बना रहे। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हेल्प करता है अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी रिकवर करने में, हमेशा की तरह। तो राइटर्स को अब भी कॉलोनियल पावर को चैलेंज करना है और कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स में। और मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में पोस्ट कॉलोनियलिज्म बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओवरऑल देखते हैं सभी चैप्टर्स की वैल्यू क्या है। कॉलोनाइज्ड राइटर्स किस तरीके से रेजिस्ट करते हैं कॉलोनियल डोमिनेशन के अगेंस्ट, अपने आप लिखना शुरू करते हैं, अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम करते हैं, अपना कंट्रोल बनाते हैं और अपने कल्चर को रीशेप करते हैं। गुगी व थिओंगो ने कल्चरल बॉम्ब कहा है कॉलोनाइजेशन को, जो कि डैमेज कर देता है नेटिव लैंग्वेज को। डिकोलोनाइजिंग द माइंड 1986 का ये वर्क है, जहां पर कल्चरल बॉम्ब के बारे में गुगी व थिओंगो ने बताया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। इन सब के ईयर्स आप मुझे मैच करके बताइए, और इफ यू कैन डू सम स्टडी तो देखिए कौन सा वर्क किसने लिखा था। इससे आपकी पोस्ट कॉलोनियलिज्म की काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। 1, 2, 3 और 4 व्हाट इज द आंसर, डू टेल मी इन कमेंट्स। किसी भी इंग्लिश लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन कनेक्ट विद मी यूजिंग द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। A great good luck for your upcoming exams.